देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। अगर गरीब का भला हो गया, देश का भला अपने आप हो जाएगा। बिहार राज्य से उठी जाति की आग अब छत्तीसगढ़ को भी सुलगा रही है। आदिवासी बाहुल्य इलाके बस्तर से 26,000 करोड़ की सौगात देने के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। एक साथ कई सवाल खड़े कर पीएम मोदी ने ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबों के मुद्दों को साध लिया। वहीं जातिगत जनगणना और ओबीसी का मुद्दा अलाप रही कांग्रेस पर भी जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का हक भी छीन लेना चाहती है। देश में हिंदू सबसे ज्यादा है, तो क्या वे अपना हक ले लें? और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? जाहिर है कि 12 विधानसभा और 1 लोकसभा वाले बस्तर से पीएम का ये बयान आना अपने आप में कई सियासी मायने लेकर आया है। इन सभी सीटों पर फिलहाल कांग्रेसी काबिज है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का सवाल खड़े करना कई मोर्चों पर विपक्ष की परेशानी बढ़ा सकता है, लेकिन कांग्रेस इसे अपने आईने से देख रही है। सीएम भूपेश का कहना है कि ये प्रधानमंत्री की हठधर्मिता है और बीजेपी जातिगत आंकड़े सामने लाने से डर रही है। जातिगत जनगणना में उनको तकलीफ क्या है? जातिगत जनगणना होगी, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे अनुसूचित जाति को, जनजाति को, पिछड़े वर्ग को, अपर क्लास को। इस जनगणना से ये होगा कि देश की आज़ादी 75 साल बाद हमारे विभिन्न जाति के लोग की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसकी जानकारी मिलेगी। इससे फायदा ही होगा देश को, नुकसान नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी की हठधर्मिता, वो अड़े हुए हैं और ये जब पता चलेगा कि किसकी ताकत कितनी है, उससे डरे हुए हैं ये लोग और इसलिए नहीं कराना चाहते। सीएम भूपेश से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराई जाएगी। ये बात राहुल ने तब कही थी जब वो छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे। तो अब पीएम का जवाब भी छत्तीसगढ़ से आया है। अब देखना होगा कि चुनाव से महज 2 महीने पहले दिग्गजों के बयान और जाति का तड़का क्या चुनावी खिचड़ी पकाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। राजनीति में वह दौर गुजर गया जब नारा यह लगता था, जात पर न पात पर मुहर लगेगी। आप समझ ही गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। दरअसल मसला यह है कि एक दौर में जब राजनीतिक दल जात और पात से ऊपर उठकर मतदान की अपील किया करते थे, वही पार्टियां जनगणना की हिमायती बनकर राजनीति में एक नया प्रारूप लाने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों बिलासपुर के तखतपुर में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की बातें उठाई थी। सप्ताह भर बाद ही 2 अक्टूबर को बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। जातिगत जनगणना को लेकर रिपोर्ट सामने आते ही नया सियासी घमासान शुरू हो गया। ऐसे में जब प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पे थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के दिए बयान और जनगणना पर गरमाई राजनीति को लेकर 2 टूक बातें कहकर अपनी स्थिति को साफ कर दिया। केंद्र सरकार का कहना है कि जाति आबादी के आधार पर आरक्षण के प्रतिनिधित्व की दलील देने वाले राजनीतिक पार्टियों को जाति के आधार के बजाय गरीबी के आधार पर आरक्षण को निर्धारित करने के लिए सामने आना चाहिए। जाहिर है इस पूरे बयान का एक अलग ही सियासी मतलब है। यह वक्त इसलिए केंद्र सरकार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ओबीसी के प्रतिनिधित्व को लेकर कांग्रेस पूरे देश में एक मुहिम सी चला रही है। छत्तीसगढ़ में भी क्वांटिफाइबल डेटा के आधार पर जातिगत डेटाबेस तैयार किया गया है। जाहिर है विधानसभा चुनाव में यह बड़ा मुद्दा कांग्रेस उठाने वाली है। ऐसे में बीजेपी को जाति का कोई दूसरा तोड़ निकालने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। लिहाजा गरीबों का काट खेलकर, गरीबी का काट खेलकर नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों को उलझा सा दिया है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज प्रधानमंत्री के 48 मिनट के भाषण के सार को गंभीरता से समझने की जरूरत है। उन्होंने न केवल जातिगत जनगणना के आधार को खारिज करने की कोशिश की, बल्कि गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों को साधने की भी कोशिश की है, जो लगातार यह आवाज बुलंद कर रहे हैं कि आरक्षण का आधार जातिगत ना होकर आर्थिक होना चाहिए। जाहिर है
पहले 10% सवर्ण को आरक्षण और आज जातिगत जनगणना के काट के तौर पर गरीबों को आरक्षण का नया काट खेलकर प्रधानमंत्री ने नए सिरे से विपक्ष को रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। आज हम चर्चा प्रधानमंत्री के संबोधन पर भी करेंगे और सियासी तौर पर सामने आए नए समीकरण पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद है। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हैं, संविधान के जानकार हैं, विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। धनंजय जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। राजीव जी हमारे साथ हैं, राजीव चक्रवर्ती साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। चूंकि पूरा मामला प्रधानमंत्री से ही जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले राजीव जी के पास चलता हूं। राजीव जी, ओबीसी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने जो दांव खेला था, आज प्रधानमंत्री ने लगता है उसका तोड़ निकाल लिया है। आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने गरीबी का काट खेला है, बीजेपी को क्या लग रहा है ये आरक्षण, ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर जो लगातार आप लोग घिर रहे थे, क्योंकि सरकार ने ओबीसी आरक्षण बढ़ा दिया था, कहीं ना कहीं ये जानकारी आ रही थी कि आपके कारण दिक्कत होगी, बीजेपी ओबीसी आपको फेवर नहीं कर रही है, तो ऐसे समय में जब उन्हें गरीबी का काट खेला है तो क्या एक राहत भरी खबर है जो ओबीसी मामले में आप लगातार घिर रहे थे? राजीव जी। आदित्य जी, पहली बात तो हम कहीं पर घिर नहीं रहे थे। जो हमारे प्रतिबद्ध मतदाता हैं, जो आज हम 2 से पूरे देश पर है, हमारे 19 राज्यों में सरकारें हैं, कई सरकारें आते जाते रहती है, कहीं पर भी हम ओबीसी वाद या कहीं पर से अल्पसंख्यक वाद, ये वाद की राजनीति तो कांग्रेस ने शुरू किया देश में आजादी के समय से, जब उन्होंने कहा कि जब वो उस टेबल पर बैठे जिस टेबल पर धर्म के आधार पर 2 राष्ट्र का निर्माण हुआ, वहां से वो गलती हुई। उसके बाद भाषावार जो नंबूदरी आयोग बनी या नेहरू पटेल और सीतारमैया कमेटी बनी, तमाम कमेटियां बनी, उन कमेटियों ने भी कहा कि नहीं होनी चाहिए भाषावार। तो देखिए ये आरक्षण का जो जिन्न को इन्होंने शुरू किया, जबकि बाबा साहब कहते थे कि आरक्षण केवल 19 वर्ष तक रहे, उसके बाद समाप्त हो जाए। तो धर्म के आधार पर लोगों को बड़गलाना, जाति के आधार पर तुम ओबीसी हो, तुम्हारी संख्या, केरला में सांप्रदायिक शक्ति मुस्लिम लीग के साथ, अति मुस्लिम लीग जो लोग हैं उनके साथ राजनीतिक गठबंधन करना, भिंडर वाले जैसे लोगों को पैदा करना कि जो अलग राज्य की मांग करे, देश से अलग, नॉर्थ ईस्ट में जाके आग लगा देना कि आपकी संस्कृति चीन के साथ मिलती है, अलग राज्य। तो ये सब जो जाति की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, हम तो शुरू से, हमारे जो पार्टी के रचयिता है दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने कहा था एकात्म मानवतावाद का सिद्धांत, यानी समाज के अंतिम पंक्ति तक, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी तक हो, उसका विकास होना चाहिए, उसका आर्थिक उन्नयन होना चाहिए, और एक पंक्ति में बैठकर मन के एक समान वो साथ में भोजन करे, साथ में शादी ब्याह में शिरकत करे, साथ में कार्यक्रम देखें। ये हमारी आइडियोलॉजी, ये हमारा दर्शन है, ये हमारा पंथ है। ठीक ही है। और कोई भी ओबीसी को ठीक ही है, ये आइडियोलॉजी ठीक ही है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, हम आरक्षण को भी मानते हैं बाबा, नहीं बिल्कुल ठीक है, हम उस पर लड़ रहे हैं। हम देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि अद्वैत राष्ट्र, एक अखंडित राष्ट्र हो, पुण्य भूमि, पवित्र भूमि, और हम सब भारत के लोग एक समान है। और वहीं पर दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि हम सब एकात्म मानवतावाद, अभ्युदयवाद, हम सब एक साथ रहेंगे, हमारी संस्कृति एक रहेगी। हम उस बात को लेकर चल रहे हैं, और कभी हमने किसी को बड़गलाकर सत्ता प्राप्त नहीं की। वो कांग्रेस थी जिसने पाकिस्तान अलग राष्ट्र बनाया, जिसने कश्मीर की समस्या पैदा की, जिसने पंजाब की समस्या पैदा की, और आज भी वो पैदा करना चाहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, भारत राज्यों का समूह है। ये राहुल गांधी जी कहते हैं, ये राहुल गांधी जी कहते हैं कि वाद ओबीसी वाद हो, शेड्यूल कास्ट वाद, हम तो बार बार कहते कि मन के एक समान। ठीक है धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि आज प्रधानमंत्री ने पूरा धो दिया आप लोगों को। आप लोगों को भ्रष्टाचार और अपराध पर बात तो बाद में करेंगे, पहले जातिगत मुद्दे पर हम लोग बात करना शुरू करते हैं। बताइए कि मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट था जिसमें कहा गया था कि जितनी आबादी उतना आरक्षण। अब तो आज प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया है सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, तो अल्पसंख्यकों के बारे में आप लोगों का क्या रुख है, क्या करेंगे आप लोग? प्रधानमंत्री उलझाने में माहिर है और ऐसा लग रहा है कि आज कहीं ना कहीं आप लोग को उलझा कर चले गए। धनंजय जी, देखिए, नरेंद्र मोदी जी हो या आरएसएस का कोई भी नेता हो, इनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा है जो ओबीसी वर्ग, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, आर्थिक विषय से पिछड़े हुए हैं, समाज के मुख्य धारा में जो जुड़े हुए नहीं हैं, अगर उन ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिलेगा उनके संख्या के आधार पर, तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो रहा है। बस्तर के आदिवासी की बात कर लेता हूँ, एससी वर्ग की बात कर लेता हूँ, एसटी वर्ग की बात कर लेता हूँ, जिनको आरक्षण देकर समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम हमेशा से किया जाता रहा। कांग्रेस की हिमायती आज भी है कि जो व्यक्ति समाज से दबे कुचले हैं, जिनका शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है,
जिनके आर्थिक संकट है, जिनका जातिगत आधार पर जो आरक्षण दिया जाता है, तो संख्या के आधार पर उसको आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वो समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके, वो भी नरेंद्र मोदी जी की तरह सूट पहन सके, वो भी नरेंद्र मोदी जी की तरह हवाई जहाज मुड़ सके, वो भी नरेंद्र मोदी जी की तरह वो 36,000 रुपए किलो का मशरूम खा सके। ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। लेकिन चूंकि आरएसएस भाजपा आरक्षण के विरोधी हैं, हमेशा से कई बार इन्होंने सार्वजनिक तौर पर इन आरक्षणों को खत्म करने की बात कही है, और हिंदू मुस्लिम तो भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा है। अगर भाजपा का नेता हिंदू और मुस्लिम कहना बंद कर दे, हिंदू और मुस्लिम का फसाद कराना बंद कर देना, तो भारतीय जनता पार्टी के पास राजनीतिक शून्यता के अलावा कुछ नहीं बनता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे तो बड़ा शर्म आया उनकी भाषण को सुनकर। वो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम, अरे आप भारतीय क्यों नहीं कहते हैं? क्या भारतीय कहने में सबको नरेंद्र मोदी जी को शर्म आती है? क्या नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो क्या सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की बात करते रहेंगे? उनको तो कहना था इस देश में 100% भारतीय लोग हैं और हम भारतीय के जो गरीब भारतीय हैं उनके विषय में बात करेंगे। लेकिन जो मन में जो मनस्ता के भाव हैं, झाड़ू मारने से देश की स्वच्छता की बात नहीं हो सकता। झाड़ू मार के फोटो खिंचाएगा नरेंद्र मोदी जी ना, तो स्वच्छता नहीं होगी। मन में बैठे गंदगी को पहले निकालना होगा। अरे ओबीसी वर्ग के लोगों को अगर आरक्षण मिलता है, एसटी वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता है, एससी वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों पेट में तकलीफ में दर्द हो रही है? क्या भाजपा नहीं चाहती कि वर्ग के लोग समाज की मुख्य धारा में आए? क्या वो नरेंद्र मोदी की तरह एरोप्लेन में घूमे, नरेंद्र मोदी की तरह सूट पहने? क्या भाजपा के लोग नहीं चाहते? ठीक। चंद्राकर साहब, आज प्रधानमंत्री बहुत अलग मूड पर नजर आ रहे थे। बस्तर बंद था, इससे नाराजगी थी। विनिवेश के मुद्दे पर कांग्रेस आक्रामक थी, उसके चलते नाराजगी थी, या फिर मंच पर सीएम और डीसीएम नहीं थे इसलिए उनका पारा चढ़ गया? क्योंकि आज उन्होंने कई गड़े मुर्दे भी उखाड़े हैं। चंद्राकर साहब देखिए आदित्य जी, आज प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, 9 वर्ष तक प्रधानमंत्री जिन शब्दों को बोलने से बचते रहे, बिहार की राजनीति में 2 अक्टूबर को जो सेंसस जातिगत जनगणना का आया है, उसके अक्ष तले प्रधानमंत्री जी के भाषण में हम पाएंगे तो जो 3 मेजर विषय केंद्र बिंदु वो बनाए। पहली बात तो ये थी कि गरीबों की बात, गरीबी बिरादरी शब्द भी बोले। दूसरी बात थी कि क्या जिसकी जनसंख्या है उनको हक मिलेगा। तीसरी बात वो इसी दरमियान जो बोले, वो नाम लेकर के बीजेपी के बड़े बड़े नेता जिस सेंटेंस या वक्तव्य देने से बचते थे, उसको काफी सहजता के साथ आज प्रधानमंत्री जी रख दिए और माइनॉरिटी के साथ मुसलमानों का जिक्र किए और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी कोट किए। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल का मैं आपके कार्यक्रम में आने के पहले उनके स्टेटमेंट का अध्ययन करके आया। वो 3 जगह माइनॉरिटी कमीशन में बोले और वो क्या बोले हैं, हेल्थ के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, या सरकार जो योजनाएं बनाती उसमें सबका समान अधिकार है, सबका, चाहे माइनॉरिटी का हो चाहे किसी भी कास्ट का हो। मैं आऊंगा जरा जी अपना जी, लेकिन जी। वहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह पहला शब्द ये कहीं पर नहीं बोले हैं कि पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के सलाहकार लोग जो उचित समझे और उस हिसाब से प्रधानमंत्री जी के भाषण का स्क्रिप्ट तैयार किया गया। आफ्टर ऑल शब्दों का फेर है लेकिन आशय एक है और उसको 4 राज्यों के अक्ष तले। गरीबी को देखिए, अभी नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है लेटेस्ट, 36% एमपी में, उसके बाद 30% राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में 30% नीति आयोग कह रही है, या तेलंगाना में। मुस्लिम आबादी आप देख लीजिए, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग है। अब मूल बात प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री इवन मंडल कमीशन में भी गरीबी की बात नहीं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी यहां पर ये जो 2 अक्टूबर को जाति जनगणना एक स्टेट का आया है, उसका एक बेहतरीन से बेहतरीन काट निकालने का वो प्रयास किए हैं। और अगर गरीबी समुदाय को एक जाति के मसले के ऊपर वो एड्रेस करने में सफल हो गए, ये तो आज आरंभ है, तो भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन और एक गजब राजनीति दिखाई देगी। आदित्य जी मैं आ रहा हूँ, बस मैं मेरा एक सवाल लेता हूँ, फिर मैं आपकी बात पे आगे बढ़ूंगा। नहीं, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। मनमोहन सिंह जी ने 19 जुलाई 2013 को सबके सामने प्रेस ब्रीफिंग में कहा
कि जब एंटी राइट्स को लेके भी बातें चल रही थी कि एंटी राइट्स बिल है जिसमें आपने कह रहे हैं कि कोई भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के ऊपर रिपोर्ट लिखा सकता है तो वो उसके ऊपर गैर जमानती धाराएं लगाई जाएगी। उसके एक हफ्ते बाद मनमोहन सिंह जी ने बोला था निश्चित रूप से लगाई जाएगी और संसाधनों पर सबसे पहला अगर कोई अधिकार होगा तो अल्पसंख्यकों का होगा, बाकी का नहीं होगा, क्योंकि अल्पसंख्यक यहाँ पे अल्प मात्रा में है। ये मनमोहन सिंह जी ने बोला था, सोशल मीडिया में उसकी बातें चल रही है और ऐसा एक नहीं दो नहीं, उसके 1 लाख वर्जन है। अब डॉक्टर साहब कैसे नहीं देख पाए, मैं बड़ा आश्चर्य हूँ। उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, बाकी किसी का अधिकार नहीं। तो ये कांग्रेस पार्टी का जब अल्पसंख्यक आते हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं, टोपी पहन लेते हैं, ये कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। ये नहीं चलेगा कि कहीं पर आप अल्पसंख्यक बन जाएंगे, कहीं पर आप ब्राह्मण बन जाएंगे। ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए ना, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने लफाजी किया वैसे भाजपा के प्रवक्ता है कर रहा है। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं मनमोहन सिंह ने क्या बोला है, ये मनमोहन सिंह ने कहा था संसाधनों पर। अब आप अपना एडिट करके लाए हैं। नहीं, लफाजी आपकी पार्टी कर रही 65 वर्ष तक, आपकी पार्टी 65 साल तक लोगों को लड़ा रही है। इस्लाम खतरे में है, वहां जाकर ओबीसी खतरे में है, और खतरे में कोई नहीं है, खतरे में गांधी परिवार है, खतरे में गांधी परिवार है जो देश को जागीर समझती है। ये देश गांधी परिवार का जागीर नहीं है, भिंडल वाले को पैदा करने वाले लोग। राजीव जी, मेरा सवाल है आपसे, प्रधानमंत्री बोले तो बहुत आक्रामकता के साथ, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो जवाब जनता मांग रही थी बस्तर की जनता वह जवाब नहीं सुन पाई। नरेंद्र मोदी का झूठ दिखा रहा है, सुन लो। मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश में संसाधन इतना बड़ा लफाजी। मैं आपसे सवाल यही कर रहा था कि इतना बड़ा भाषण हुआ, आक्रामकता भी नजर आई, लेकिन एक सवाल का जवाब जो बस्तर की जनता चाह रही थी वो सवाल का जवाब नहीं मिल पाया। नगर नार प्लांट का निजीकरण नहीं करेंगे, इतना ही तो कहना था, क्यों नहीं कह पाए? एक मिनट राजीव जी, क्यों नहीं कह पाए? बिल्कुल, विनिवेश नीति सरदार मनमोहन सिंह जी ने 1990 में कहा था कि हमें विनिवेश की ओर बढ़ना होगा। नरसिम्हा राव जी ने कहा था हमें विनिवेश की ओर बढ़ना होगा, ये देश की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हमें पैसे नहीं देती जब तक हम विनिवेश नहीं करेंगे। हम सफेद हाथियों को नहीं पाल सकते। और जो पंचरत्न जो कंपनियां हैं, गेल, बेल, सेल, एनटीपीसी, ओएनजीसी, इन कंपनियों का विनिवेश नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट में है। बाकी कोई भी कंपनी को सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है, वो सफेद हाथी सिद्ध हो रहे हैं। इसीलिए जो कंपनियां चलाने में, जो स्टील चला सकता है वो स्टील की कंपनी चलाएगा। अर्सेलर ने मित्तल का जाके अधिग्रहण किया, क्या उसने ब्रिटेन को खरीद लिया? अगर विनिवेश होता है तो बहुत अच्छी बात है। वो नई आर्थिक नीति सिएटल में भारत ने उसमें समझौता किया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अगर हमें लोन देता है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, कोई बुराई नहीं है। विनिवेश कांग्रेस की नीति थी, भाजपा की भी नीति है विनिवेश, उस नीति पर हम एक साथ हैं। ठीक है धनंजय जी, आज प्रधानमंत्री जिस तरह से कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार आप लोगों पर आरोप लगाए तमाम तरह के, ऐसा नहीं लग रहा कि समय के साथ केंद्र सरकार चुनाव के वक्त आप लोगों पर आरोपों की बौछार कर रही है? इसका एक इंपैक्ट बस्तर जैसे इलाके में इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि भोले भाले आदिवासी हैं, बहुत जल्दी कोई भी चीज स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं तो लाख बार आप कह लीजिए वो झूठ बोलते हैं, लेकिन झूठ बोलकर चाहे जो भी बोलकर तो निकल के विश्वास कर लेगी जनता। निश्चित तौर पर कोई विश्वास नहीं, क्योंकि यही वो नरेंद्र मोदी जी हैं जिसको 9 साल से देश की जनता देख और सुन रही है, सिवाय झूठ और जुमले के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बात क्या था नगरनाथ शरण के निवेश की? अरे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस प्लांट को शुरू करने के लिए भूमि पूजन हुआ था और उसका लोकार्पण नहीं हुआ है। जो कंपनी स्टार्ट नहीं हुई है नरेंद्र मोदी जी ने तय कर लिया कि वो कंपनी घाटा में चल रही है, वो कंपनी फायदा नहीं देगी, वो कंपनी से नुकसान होगा। अरे ये नुकसान सुनिए बात को, ये नगरनाथ संयंत्र को अडानी जैसे लोगों को सौंपने का षड्यंत्र नरेंद्र मोदी जी ने रचा है। जो प्लांट तैयार नहीं हुआ है, सुन लीजिए बात का, सुन लीजिए बात कर, आप लोग चाहते हैं चाइना की कंपनी को, सुन लीजिए ना, काहे कितना उत्तेजित हो रहे हैं। अरे लफाजी पकड़े गई नरेंद्र मोदी जी का, भाजपा नेताओं का। ऐसे लफाज लोगों को देश की जनता सुन रही है। अरे बीएसपी का प्लांट कमाकर 2000 करोड़ रुपए दे रहे हैं हर साल में, उस प्लांट को बोलते घाटा होगा। भारतीय बोल दिया, क्यों ऐसे बर्दाश्त कर? राजीव जी अपने समय पे जी, एयरपोर्ट जो कमा के दे रही है उसको अडानी को समर्पित कर दिए और बोलते हैं आपने भी दिया पूरा समय दूंगा मैं आपको जी, राजीव पूरा समय दूंगा, धनंजय कंप्लीट जल्दी। 100 लाख करोड़ रुपए का कर्जा 9 साल में नरेंद्र मोदी ने इस देश के ऊपर चढ़ा दिया, 9 रुपए का काम नहीं किया। और कांग्रेस ने कहा निवेश होनी चाहिए, पर ये नहीं कहा कि बीएसपी को बेच दो अडानी को, ये नहीं कहा नगरनाथ शरण को अडानी बेच दो। कांग्रेस ने कहा कि नगरनाथ, सुन लीजिए
लीजिए सुन लीजिए, नगरनाथ संयंत्र टाइप का प्लांट को निजी कंपनी लगाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। बीएसपी टाइप का स्टील प्लांट को निजी कंपनी लगाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी बीएसपी को बेचते थे, अटल बिहारी वाजपेयी को बेचा है। ये दलालों की प्रवृत्ति होती है। निवेश करना कोई दलाली नहीं होती। इसलिए अनपढ़ लोगों को मत जनता मोदी के अनपढ़ों को दिल्ली में पोस्टर लगता है, हमारा प्रधानमंत्री अनपढ़ नहीं होना चाहिए, इसलिए लगता है। आप एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, आपकी कांग्रेस पार्टी ने एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए। बहुत मुश्किल आप चिल्ला रहे हैं। चंद्रकर साहब, आज के संबोधन का असर क्या समझते हैं? एक मिनट राजीव जी असर ऐसे कैसे डिबेट हो जाएगा बताइए? बीच में आप लोग अगर ऐसे करेंगे तो मैं दूसरे से कैसे सवाल ले पाऊंगा? मैं जवाब दे रहा था, ये देश करने वाला सुन नहीं पा रहा। चंद्रकर साहब, ये जो आज का संबोधन है उसका कितना असर आप देख रहे हैं? क्या आक्रोश बीजेपी में जोश भरने के लिए था या वाकई में इसकी कोई वजह मानते हैं? क्योंकि इसके पहले प्रधानमंत्री कई सभाएं आपने देखी होगी, आज सभा में जो बातें आई हैं, जो पुरानी बातों को किया गया, पीएससी की बात, भ्रष्टाचार की बात और लगभग 70 सालों की पुरानी बातें आज जिस प्रकार से निकाली गई, क्या केवल बीजेपी के लोगों में जोश भरने के लिए था? इसके पीछे कोई और वजह मानते हैं आप चंद्रकर साहब? देखिए, भारत की राजनीति में जिस तरह से काफी समय से सेंसस की बात हो रही थी और उसमें जातिगत जनगणना की बात हो रही थी, इसमें ऐसा नहीं है 31 के बाद तो इस देश में हुआ ही नहीं, तो यह एक प्रमुख विषय था। लेकिन इसमें जिस तरह से नीतीश कुमार जी रिपोर्ट जो जनता के सामने अपने बिहार प्रांत में रखे हैं, तो इसके काट के रूप में प्रधानमंत्री जी एक क्लेवर पॉलिटिशियन के रूप में वो जो गरीब और माइनॉरिटी का इसमें जो जिक्र किए हैं, यह राजनीति काफी दूर तक जाएगी और राजनीति में इसी दोनों पक्षों में बड़ी प्रतिस्पर्धा देखी जाएगी। रही बात विनिवेश का, तो विनिवेश की जो बात है, तो ग्लोबलाइजेशन के बाद यह दौर तो चला, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन यहां अपने अपने दावे किसी का, लेकिन जैसे भिलाई का भी जिक्र हो रहा था, लेकिन कुछ जैसे अब बोकारो का ले लीजिए, वो घाटे में है, तो समूल इसको देखा जाता है। तीसरी बात, आज के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहला जो आपका प्रश्न था, संज्ञाभाव में बोल नहीं पाया था, एक बात तो थी, हम किसी भी राजनीतिक दल के हों, लेकिन प्रोटोकॉल तो मैनेज होना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी सौगात वो मतलब 26वें नंबर का स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर स्टेट से किसी ना किसी को होना चाहिए था। तो होना चाहिए। जी राजीव जी अपने समय पे बोलेगा। राजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। राजीव जी, प्रधानमंत्री जब आते हैं जोश भर के चले जाते हैं, लेकिन 8 दिन के बाद गुब्बारे की हवा फुस हो जाती है। आज के वक्त में आप कहीं ना कहीं फील्ड में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। कितने बार आएंगे प्रधानमंत्री? एक बात जो बार बार खटक रही है वो भी आपसे पूछना चाहूंगा, प्रधानमंत्री के साथ केवल एक सिंगल आदमी नजर आ रहा है राजीव जी, वो है अरुण साव। कोई इशारा तो नहीं है, और मुझे जो नजर आ रहा है वो क्या केवल ओबीसी मुख्यमंत्री ओबीसी का चेहरा है, नेता प्रतिपक्ष ओबीसी के चेहरा, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी के चेहरा, और प्रधानमंत्री किसी को साथ में लेकर चल रहे हैं तो वो भी ओबीसी। राजीव जी छोटा सा जवाब। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सारे लोगों को लेकर चल रहे हैं, सारे चेहरे मिलकर, सारे लोग मिलकर एक मैकेनिज्म की ओर चल रहे हैं। और चूंकि हमारे अध्यक्ष है पार्टी के, इसीलिए अरुण साव जी हैं, निश्चित रूप से वही रहेंगे, कोई बाहर का आदमी तो रहेगा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से परिवर्तन करेगी इस प्रदेश में। जो भय भूख और भ्रष्टाचार की सरकार है उसे नेस्तनाबूद करके रही। धनंजय जी, धान के मुद्दे पर आप लोग बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री झूठ बोलकर चले जाते हैं। आज तो उन्होंने महिला अपराध, हत्या के मामले, लॉ एंड ऑर्डर, भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दों पर एक साथ सामने आ गए। आप लोग सफाई नहीं दे पाए, इतने सारे आरोप लगाकर अगर चल गए, कल से बीजेपी फिर से अटैकिंग मोड पर आ जाएगी आप लोग के खिलाफ। धनंजय जी, मैं तो कह रहा हूं ना, नरेंद्र मोदी जी 4 बार छत्तीसगढ़ आए हैं, दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बचा नहीं पाए हैं। आज भी झूठ बोल के नरेंद्र मोदी इन सब मामलों में। अरे यहाँ आने से पहले खुद के सरकार ने जो एनसीआरबी का रिपोर्ट जारी किया है, महिलाओं के अपराध के मामले में, नक्सली मामले में, यहाँ के जो क्राइम उसके मामले में जो रिपोर्ट प्रस्तुत, उसको पढ़ तो लेते नरेंद्र मोदी जी। उनकी सरकार ने जारी किया कि 15 साल के रमन सरकार के दौरान में वर्तमान समय में जो नक्सली घटना है उसमें 80% कमी आई है, महिलाओं के अपराध में 64% कमी आई हुई है। यहाँ पे जो रमन सरकार में अपहरण लूट घटनाएं हुई थी उसमें छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार बनने के बाद 0 हो चुका है। तो पढ़ते लिखते तो है ही नरेंद्र मोदी जी। झूठ बोलना है तो झूठ बोल के तो राजी नहीं कर सकता। अरे एनसीआरबी का रिपोर्ट नरेंद्र मोदी सरकार जारी किया, तो ऐसा झूठ बोलने से प्रदेश की जनता प्रभावित नहीं होगी। और 9 साल से नरेंद्र मोदी जी सिर्फ झूठ ही बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए जातिगत जनगणना लगातार आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने। ऐसे में प्रधानमंत्री का यहां पर आकर जातिगत समीकरण जो बन रहा है, जातिगत समीकरण जो बन रहा है, जातिगत जनगणना की जो सामने बात आ रही है, उसमें गरीबों का नाम जोड़कर, गरीबी का नाम जोड़कर कहीं ना कहीं उसको कहीं और दिशा में ले जाने की तैयारी है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।